दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में कि सामूहिक मानक विचलन कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि मानक विचलन की गणना हम कैसे करते हैं, तो अब देखेंगे कि सामूहिक मानक विचलन कैसे निकालते हैं। यानी जब समूह में होता है मानक विचलन, यानी एक से अधिक मानक विचलन पाए जाते हैं, समूह में होता है, तो किस प्रकार से जो है सामूहिक मानक विचलन की गणना करते हैं, तो ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। यानी हमें मानक विचलन गणना करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका। देखिए मानक विचलन का फॉर्मूला कुछ इस तरह होता है, यानी 1 और 2 3 इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। इस प्रकार से इस तरह से जो है मानक विचलन को दर्शाते हैं। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इस निशान के माध्यम से दर्शाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कुछ देखिए दोस्तों, देखने में कुछ बहुत ही डेंजर सा लगता है, लेकिन ये डेंजर सा है नहीं। देखिए इसका मतलब है पहला n1 और मानक विचलन जो है आपका 2 1 प्लस उसके बाद n2 मानक विचलन आपका हो जाएगा 2 2। ठीक है, दूसरा मानक विचलन, जब यहाँ पर दो मानक विचलन दे रखे हैं तो देखिए n1 फिर उसके बाद d आपका जो है d21, इसके बाद देखिए यहाँ पर है n2, यहाँ पर d2 और d2, ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपका ये जो है बटे में आ जाएगा n1 प्लस n2। अब देखिए आपके यहाँ पर जो है 3 मानक विचलन आ गए हैं, तो अगर आपके 3 आ जाते हैं तो यहाँ पर एक और n प्लस कर दीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से इसकी संख्या को बढ़ा देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 तक करा है मानक विचलन, तीसरा स्टेप और बढ़ा देंगे। यानी अगर 3 चीज़ें आ जाती हैं, यानी 3 n आ जाते हैं, n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ n1 है और यहाँ विचलन 1 है, n2 है विचलन 2 है। तो देखिए 2 n है, n2 n1, तो यहाँ पर 2 तक ही हम विचलन लेंगे। ठीक है, और इसको एक बार d1 के साथ ले लेंगे और d2 के साथ ले लेंगे, इसके स्क्वायर में ले लेंगे। तो स्क्वायर हमें क्या करना है, सबका करना है, वो भी लास्ट वाली संख्याओं का करना है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझते हैं क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो होता है यहाँ पर A1 2 का मतलब क्या होता है। सबसे पहले 3 है इसमें, लेकिन यहाँ पर 1 2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 समूहों का सामूहिक मानक विचलन। यानी इसका मतलब होगा 2 समूहों का सामूहिक जो है मानक विचलन 2 समूहों का सामूहिक मानक विचलन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है। अगला क्या होता है, n, ये इसका 1 का मतलब क्या होता है, पहले समूह का मानक विचलन। इसका मतलब होगा हमारा पहले, आपके लिए लिख देता हूँ, समूह जो है समूह का मानक विचलन। यहाँ पर क्या है, विचलन, पहले समूह का मानक विचलन। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है अगला। यहाँ पर m2 का मतलब है, जैसे ये पहले समूह का है और यहाँ पर 2 कर देंगे तो दूसरे समूह का मानक विचलन हो जाएगा। पहले समूह का मानक विचलन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरे समूह का जो है मानक विचलन, ये सेम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर D1 का मतलब क्या होता है, D1 कैसे निकालते हैं। D1 कैसे निकालते हैं, D है हमारा फॉर्मूले में क्या क्या है, n है और D है और मानक विचलन है, 3 चीज़ें हैं। तो हमारा ये हो जाता है यहाँ पर 2 समूह का मानक विचलन, अगर 1 2 है तो ये क्या है अपना 3 समूह का मानक विचलन है। तो इस प्रकार से 2 समूह का मानक विचलन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 1 समूह का मानक विचलन, यानी पहले समूह का दूसरे समूह का मानक विचलन। यहाँ पर D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D1 का कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x बार 1 को माइनस करेंगे x बार 1 2 से। तो ये है आपका निकालने का फॉर्मूला। तो आपको ये जो है फॉर्मूले याद रखने हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको जो है बहुत काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये D2 निकालना है, तो x बार जो है आपका 2 माइनस x बार 1 2।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है आपको, यानी आपको अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ये आप करते रहेंगे समय से हो ही नहीं पाएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दे रखी होंगी, बस आपको फॉर्मूला लगा के उसकी गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया, ये हो गया और ये हो गया। D1 कैसे निकालेंगे, D2 कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है D1 D2 ऐसे निकाल लेंगे और D1 ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं D1 D2। और ये और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, ये जो चीज़ है यहाँ पर ये क्या होती हैं, ये समझ आ गया। अब हम अगर तीन की बात करें तो 3 में क्या होगा, हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर N1 है तो N3 और जो है इसका विचलन जो है, इसका जो है यहाँ पर विचलन का भी क्या करेंगे हम, एक और N विचलन 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह इसमें भी ऐड कर देंगे N3 और D3, तो इस प्रकार से और बढ़ा देंगे तो हमारा तीसरे का फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या होता है, किस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करते हैं, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन 100 तथा 150 के आकार के 2 सैंपलों के क्रमशः माध्य, यानी एक 100 का है और एक जो है 150 का है। तो ये क्या है, आपके पास सैंपल हैं, ठीक है, कुछ सैंपल हैं और इनमें जो है इनका क्रमशः माध्य, तो इनका माध्य दे रखा है, माध्य यानी x1 माध्य दे रखा है आपको यहाँ पर कितना, यहाँ पर 50 दे रखा है और x2 माध्य दे रखा है आपको यहाँ पर 60। तो दोनों माध्य आपको दे रखे हैं। उसके बाद देखिए तथा मानक विचलन 5 एवं 6 है। उसके बाद यहाँ का मानक विचलन यानी 1 मानक विचलन आपका 5 है और ये 2 आपका 6 है, ठीक है। तो आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेना है ताकि आपको जो है कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। आपको जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लिख लेना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, और है कह रहा है 250 के आकार के सामूहिक सैंपल का माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करे। तो हमें क्या करना है, 250 के सैंपल का, ठीक है, सैंपल का मानक जो है विचलन निकालना है, निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 250 के सैंपल का मानक विचलन निकालना है। क्वेश्चन क्या है कि हमें दे रखा है 100 और 150 के सैंपल का माध्य, यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, माध्य दे रखा है और यहाँ पर जो है ये चीज़ दे रखी है। तो आपको ये क्या है, ये आपके सैंपल हैं, यानी आप इनको लिख सकते हैं N1 = 100 और यहाँ पर जो है यहाँ पर N2 जो है 150। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, N1 N2 इस तरह से लिख लें। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं, क्या हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, फॉर्मूले में जो जो हमें यूज करनी थी। देखिए आप ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पर क्या हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये बताइए। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं। तो हमने क्या कहा, हमारे पास N1 आ गया, N2 आ गया, जो है विचलन 1 विचलन 2 आ गया और माध्य 1 माध्य 2 आ गया। तो तीनों चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो हम लगाएंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला होता है, हम सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं सामूहिक विचलन का फॉर्मूला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है डी कैलकुलेट। डी हमारे पास नहीं है, देखो पूरे क्वेश्चन में क्या है, डी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, चलिए लिख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर N1 दे रखा है आपके पास 100, N2 दे रखा है आपका 150, उसके बाद X1 दे रखा है आपका 50 और यहाँ पर जो है ये विचलन दे रखा है 5 और यहाँ X2 दे रखा है आपका 60 और विचलन 2 दे रखा है आपका 6। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, कितनी दे रखी हैं ये चीज़ें। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं क्या, X12, ठीक है। दो वस्तुओं के संयोजन सामूहिक जो ये जो निकलेगा वो हम निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा इसका, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, N1 का मल्टीप्लाई करते हैं, N1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, X1 से।
x1 से, ठीक है। n1 का मल्टीप्लाई x1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माध्य गुणे यहाँ पर क्या है n, प्राकृतिक संख्या, यानी n का गुणा करेंगे माध्य से और इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है 2n, यहाँ पर x2 बार। तो ये हो गया फॉर्मूला, यहाँ पर 2n है, n प्लस n कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2n को जोड़ देंगे, पहली क्या है nx 1x के साथ, n2 के साथ, 2x के साथ, तो यहाँ पर ये क्या गुणा करनी है, हमें फॉर्मूला निकालना है। क्या है देखिए n1 कितना है आपके पास, देखिए n1 कितना है, n1 कितना है यहाँ पर देखिए n1 ये है 100, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100, तो n1 100 है हमारा। और देखिए n2 कितना है यहाँ पर, x1 कितना है, x1 ये रहा 50, तो 50 को गुणा कर दिया, प्लस यहाँ पर देखिए n2 कितना है, n2 कितना है ये 150। अब देखिए nx2 कितना है 60, तो गुणा कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है n1 n2, ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया 250, ठीक है। अब यहाँ पर जुड़ गया। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, तो अब यहाँ पर जो है इसकी गुणा कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50,000, ठीक। और यहाँ पर जो है सॉरी ये हो जाएगा आपका 5,000, यहाँ पर ये क्या है आपका जो है, यहाँ पर जो है ये 50, ये 500 नहीं है 150 है, तो ये गलती हो गई थी, यहाँ पर ये एक जीरो कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगा 9,000 और उनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 250 है ही। अगला क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो गया 14,000 और यहाँ पर 250, और यहाँ पर 250 ये जीरो से जीरो गया और इसको भाग कर देंगे तो ये आएगा 56, कितना आएगा 56। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करा था, हमें पता था फॉर्मूला कि डी कैसे निकाला जाता है, डी कैसे निकाला जाता है, हमें क्या पता था, डी फार्मूला निकालने के लिए हमें पता था कैसे निकालेंगे, x1 माइनस करेंगे dx2, यानी दोहरी संयोज निकालेंगे। दोहरा निकालना है तो ऐसे निकालेंगे, अगर 3 संख्याएं निकालनी है, 3 का निकालना है तो 3 कैसे निकालेंगे, एक और प्लस कर देंगे n2 के साथ जो दे रखा होगा। उसके बाद d1 निकालते हैं, ठीक है। तो d1 कैसे निकला हमारा, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमारी 50 है, हमारे पास अगली 56 आई है, 50 माइनस 56 इक्वल टू 6, कितना, ये आ गया माइनस का 6, ठीक। अगली d2 निकालेंगे हम, d2 कैसे निकलता है, यहाँ पर d2 निकालने के लिए x बार 2 माइनस x बार 1 2, तो यहाँ पर कितना है 1 2, ये कितना था आपका 60 और यहाँ पर आ गया 56 और ये हो गया आपका 4 प्लस में 4, तो ये हमने d1 d2 निकाल लिया। अब भाई क्या करना है, अब जो हमारा पूरा काम आसान हो चुका है, अब हमें सीधा फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला लगाते हैं, चलिए देखते हैं क्या फार्मूला है। फार्मूला था हमारा ये, यानी 1 2, फार्मूला क्या था 1 2, और यहाँ पर इस तरह कुछ फार्मूला था ना हमारा n1 और यहाँ पर 1 स्क्वायर प्लस n2 ये 2 स्क्वायर प्लस n1 d स्क्वायर 1 प्लस n2 d2 स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ फार्मूला था और यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये था हमारा फार्मूला। अब हमें क्या करना है, सीधा से इसमें फार्मूला में वैल्यू रख देनी है। अब क्या है n1 कितना है, वो है हमारा 100, n ये कितना निकला था हमारा, ये जो था ये हमारा 6 था, तो इंटू 6, यहाँ पर सॉरी 6 नहीं था 1 वाला है ना, तो 1 वाला हमारा 5 था, पहला विचलन क्या था 5, दूसरा 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर n2 कितना था हमारा 150 था और ये जो था हमारा 6 था, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर करते चलिए, इसका स्क्वायर भी है स्क्वायर, उसके बाद प्लस 100 इंटू जो है 100 और इंटू करेंगे हम 6 स्क्वायर, फिर प्लस 150 में इंटू करेंगे हम 4 स्क्वायर का, ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर जो है वर्गमूल में लिख के रखना है ऊपर से इस तरह से, और यहाँ पर जो है आगे करेंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। ये क्या n1, और n1 कितना था हमारा, n1 100 था प्लस ये था 150 और ये कितना हो जाएगा 250, ये हो जाएगा हमारा 250,
ठीक है। हमारा ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने इसको क्या करा, ये हो गया 100 × 25, यही होगा, प्लस यहाँ पर क्या है 100 × 25 150 × 36 और प्लस यहाँ पर भी क्या होगा 36 हो जाएगा। 100 × 36 प्लस 150 जो है इंटू 4 चौक 16, तो इसको कर दिया हमने और ये हो गया 250। इसके जुड़ने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है इसको और सॉल्व करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर क्या होगा आगे देखते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इसमें साथ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़े गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, क्या गुणा होगी, यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं तो गुणा क्या होगी हमारी, यहाँ पर जो है कितनी गुणा है, ये देखिए ये चीज़ थी हमारी, यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए तो यहाँ पर 25 का गुणा कितने से करेंगे हम, 100 से करेंगे। तो 100 का मतलब हो गया यहाँ पर कितना, 2 जीरो लग जाएगा। उसके बाद 36 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5400। अगला हो जाएगा 3600 प्लस 2400, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए 250। आगे अगला इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप इसको सबको जोड़ देंगे तो आपके सामने आ जाएगा, देखिए 1300 यानी 13,900 और यहाँ पर जो है आपका जोड़ ये था 250। तो ये आपका कैलकुलेशन जो है देखिए होती जा रही है। यहाँ पर क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर भाग कर देंगे, तो यहाँ पर जब भाग करेंगे इसको, यहाँ पर इसको काट कूट के जब भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 13,900 बटे में आएगा 25। तो यहाँ पर क्या होगा, और सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर इतना ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो इसको 55.6 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7.46 समथिंग आ जाएगा। आप इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल सी है, लेकिन आप यहाँ पर घबराइए नहीं। आप जब इसको ध्यान से करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा, क्या था हमारा ये सामूहिक मानक विचलन कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हमने ये सीखा। तो हमने क्या क्या निकालना होता है, हमें यहाँ पर 8 चीज़ें निकालनी होती है। देखिए रिवाइज करते हैं। पहला हमें चाहिए होता है n चाहिए होता है, दूसरा n1 चाहिए होता है, n चाहिए होता है, दूसरा हमें ये विचलन चाहिए होता है, और तीसरी चीज़ हमें जो चाहिए होती है वो x चाहिए होती है, यानी x बार, और चौथी चीज़ क्या है हमारा d चाहिए होता है, d जो हम निकालते हैं। तो ये सारी 4 चीज़ें चाहिए होती है। अगर एक वस्तु है तो 4 चीज़ें काफ़ी है हमारे लिए निकालने के लिए। 2 वस्तुएं हैं तो ये चीज़ें डबल मात्रा में हो जाएंगी। अगर 3 वस्तुएं हैं तो 3 मात्रा में हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को उसी तरह इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 1 वस्तु 2 वस्तुओं में किया, तीसरी वस्तु होती तो 3 करके कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है सामूहिक मानक विचलन समाप्त हो जाता है। तो आप बताइए इस वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं या आपको समझ आ रहे हैं तो अभी दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको जो है हमारे जो है ये वीडियो सभी जो है वीडियो देख पाएँ, और आप बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है हमारी चैनल की समय पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।